नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग सही होंगे। आज की वीडियो एसएससी जीडी 2024 के सभी कैंडिडेट्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम एसएससी जीडी 2024 के मेडिकल के ऊपर बात करने वाले हैं। यानी कि मेडिकल से रिलेटेड एक कंप्लीट वीडियो आपके लिए रहने वाली है, जहाँ पर मेडिकल से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी मैं आपके सामने खोल कर रख दूंगा, और आपको ये वीडियो देखने के बाद पूरा खुद समझ में आ जाएगा कि मेडिकल के अंदर क्या क्या चीज़ें चेक की जाएंगी, किन किन चीज़ों में आपको रिजेक्ट किया जाएगा, किन चीज़ों में आपको रिजेक्ट नहीं किया जाएगा, किस डिफेक्ट की कितनी डिग्री के ऊपर आपको पॉइंट मिलेगा और कितनी डिग्री से कम पर आपको पॉइंट नहीं मिलेगा। यानी कि सीएपीएफ की जो ऑफिशियल गाइडलाइंस है वो सारी की सारी आपके सामने मैं रखने वाला हूं। बस आपको करना क्या है, वीडियो को एंड तक जरूर देखना है, ताकि कोई भी पॉइंट आपसे मिस ना हो और आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि मेडिकल के अंदर कौन कौन से पॉइंट्स बनते हैं और किन किन के अंदर पॉइंट्स नहीं बनते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे जनरल ग्राउंड्स फॉर रिजेक्शन, यानी कि उन ग्राउंड्स के बारे में हम बात करने वाले हैं जिनके बेस पर आपको रिजेक्ट किया जा सकता है। ये टोटल यहाँ पर आपके 22 और 28 पॉइंट बनते हैं जिनके बेस पर आपको रिजेक्ट किया जाता है। सबसे पहला फर्स्ट पॉइंट है इंडिकेशन ऑफ एनी क्रोनिक डिजीज लाइक ट्यूबरक्लोसिस, साइफिल और अदर वेंड्रियल डिजीज। यानी कि अगर आपके कोई ट्यूबरक्लोसिस यानी कि टीबी टाइप की है, साइफिल्स है या अदर कोई ऐसी भयंकर बीमारी है, उसके बेस के ऊपर आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। सेकंड कह रहा है एनी टाइप ऑफ अर्थराइटिस और हाइपरटेंशन। अगर आपके अर्थराइटिस है, हाइपरटेंशन है, उसके बेस के ऊपर भी आपको रिजेक्ट यहाँ पर कर दिया जाएगा। इसके बाद है थर्ड नंबर पर इंडिकेशन ऑफ वैल्यूवुलर और अदर डिजीज ऑफ हार्ट। यानी कि आपकी कोई भी हार्ट से रिलेटेड अगर कोई भी डिजीज है आपके, यानी कि दिल से जो है आपसे रिलेटेड कोई भी बीमारी है, उसमें भी रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इसके बाद है ब्रोंकियल डिजीज लाइक अस्थमा, क्रोनिक टॉन्सिलिटिस एंड एडिनोइड्स एक्सेट्रा। यानी कि आपके सांस से, फेफड़ों से रिलेटेड कोई भी अगर आपकी बीमारी है उससे रिलेटेड भी आपको क्या कर दिया जाएगा, रिजेक्ट कर दिया जाएगा। मेडिकल टर्म्स हैं, थोड़ा बहुत उनका प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण करने में मेरा ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन जो भी चीज़ें हैं वो आपको मैं यहाँ पर प्रॉपर समझा दूंगा कि किसका मतलब क्या होता है। जनरली इम्पेयर्ड कॉन्स्टिट्यूशन सो एज टू इम्पेयर्ड एफिशिएंट डिस्चार्ज ऑफ ट्रेनिंग और ड्यूटीज। कुछ ऐसी इम्पेयर्ड कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको ड्यूटी को परफॉर्म करने में दिक्कत पैदा करे, इस तरह की कोई चीज़ हो। लो स्टैंडर्ड विजन, यानी कि देखने में आपकी आई साइट वीक है। एनी डिग्री ऑफ स्क्विंट, अगर आपके स्क्विंट है आंखों में, जो स्क्विंट आई जिसको बोलते हैं वो है, कोई भी डिग्री का होगा तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ओटिटिस मीडिया, अगर आपके ओटिटिस नाम की बीमारी है तो भी आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। डेफनेस, यानी कि अगर बहरापन है। एनी डिग्री ऑफ इम्पेयर्ड हियरिंग, अगर आपको सुनने में कोई भी दिक्कत है दोनों कानों में, तो भी आपको यहाँ पर क्या कर दिया जाएगा, बाहर कर दिया जाएगा। स्टैमरिंग एज स्पेसिफाइड लेटर, जो बाद में बताया जाएगा। स्टैमरिंग मतलब हकलाना, अगर आपके हकलाने की बीमारी है तो भी आपको रिजेक्ट यहाँ पर कर दिया जाएगा। इसके बाद बात करते हैं 11 नंबर, लॉस ऑफ डीके ऑफ टीथ रिजल्टिंग इन रिड्यूसिंग द डेंटल पॉइंट बिलो 14। अगर आपके दांत है वो सड़ गल गए हैं और आपको जो डेंटल के पॉइंट मिलते हैं अगर वो 14 पॉइंट नंबर से कम दिए जा रहे हैं, सो आपको यहाँ पर आउट कर दिया जाएगा। वियरिंग ऑफ हॉल्ट और कंप्लीट आर्टिफिशियल डेंचर, यानी कि आपने थोड़ा बहुत या कंप्लीट पूरा आर्टिफिशियल डेंचर, जबड़ा अगर आपने आर्टिफिशियल बनवाया हुआ है तो आपको रिजेक्ट कर देंगे। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिफॉर्मिटी ऑफ चेस्ट एंड डिफॉर्मिटी ऑफ जॉइंट्स, आपके जॉइंट्स में या चेस्ट में डिफॉर्मिटी है, कोई भी दिक्कत है तो भी आपको बाहर कर देंगे। एबनॉर्मल कर्वेचर ऑफ स्पाइन, स्पाइन से रिलेटेड कोई बीमारी है तो भी बाहर कर दिया जाएगा। एबनॉर्मल गोल्ट, अगर आपके कोई गोल्ट की बीमारी है तो भी बाहर कर दिया जाएगा। एंडोक्राइनल डिसऑर्डर, अगर आपको एंडोक्राइन से रिलेटेड कोई भी डिसऑर्डर है तो भी आउट कर दिया जाएगा। मेंटल और नर्वस इंस्टेबिलिटी, एविडेंस ऑफ नर्वस इंस्टेबिलिटी, मेंटल यानी कि दिमाग से या नर्वस सिस्टम से रिलेटेड कोई भी इंस्टेबिलिटी है तो भी आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। डिफेक्टिव इंटेलिजेंस, अगर आपके समझदारी के अंदर सोचने समझने की क्षमता में कोई भी गड़बड़ है तो भी आपको आउट कर दिया जाएगा। इसके बाद एनी टाइप ऑफ हर्निया, अगर आपके हर्निया है और किसी भी टाइप का है तो भी आपको आउट किया जाएगा। क्रोनिक स्किन डिजीज लाइक विटिलोगो, लेप्रोसी, क्रोनिक एक्सटेंसिव फंगल डर्मेटिटिस, ठीक है। डर्मेटिटिस जो है, या तो आपको कोई भी स्किन की जो भी डिजीज है उसके रिलेटेड विटिलोग है, लेप्रोसी है,
क्रोनिक एक्सटेंसिव फंगल आपके बीमारी कोई है, प्रॉब्लम इस तरह की है, तो भी आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। एनी एबनॉर्मलिटी सो एज टू इम्पेड इफिशिएंट डिस्चार्ज ऑफ ट्रेनिंग ड्यूटीज, कोई ऐसी जो है कोई ऐसा आपके अंदर कोई दिक्कत है जो आपको ड्यूटी परफॉर्म करने में दिक्कत करे, तो भी रिजेक्ट किया जाएगा। एनल फिस्टुला, ठीक है, और हेमरोहोइड्स यानी कि पाइल्स, एनल फिस्टुला हो गया, पाइल्स हो गया, या फिर एनोरेक्टल, कोई भी एनोरेक्टल डिजीज जो है उससे रिलेटेड अगर आपको होगी तो भी रिजेक्ट कर दिया जाएगा। नेक्स्ट है डिफॉर्मिटी ऑफ फिट लाइक फ्लैट फुट, क्लब फुट और प्लेंटर वॉट एक्सेट्रा। अगर आपके फ्लैट फुट है या फिर क्लब फुट है, प्लेंटर वॉट वगैरह कोई बीमारी है तो भी बाहर कर दिया जाएगा। इसके बाद है एपिलेप्सी, अगर एपिलेप्सी आपके है जिसकी या तो हिस्ट्री है, या तो पीछे हिस्ट्री रही हुई है, या फिर अभी भी आपके पास है एविडेंस है, तो भी आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। लार्ज हाइड्रोसेल, अगर हाइड्रोसेल है तब भी, इवन इफ क्यूरेबल, अगर वो क्यूरेबल है बाय ऑपरेशन के लार्ज हाइड्रोसेल, अगर उसके बाद भी वो ऑपरेशन द्वारा क्यूरेबल है। स्मॉल हाइड्रोसेल इफ ऑपरेटेड अपॉन एंड नो बैड स्कार इज लेफ्ट आफ्टर ऑपरेशन में बी एक्सेप्टेड। कह रहा है अगर आपके बड़ा हाइड्रोसेल है और अगर वो ऑपरेशन द्वारा ठीक हो सकता है, या फिर स्मॉल हाइड्रोसेल है जो ऑपरेशन आपने करवाया हुआ है लेकिन उसका कोई भी निशान आपके नहीं रह गया है शरीर पर, तो आपको एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। और क्यूबिटियस वेरस वल्गस, मतलब एल्बो के रिलेटेड, जो एल्बो का जो हाथ के एल्बो के जॉइंट रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है उसमें भी आपको पॉलीडेक्टाइल ऑफ हैंड फिट, यानी कि एक्स्ट्रा फिंगर, इसका मतलब ये कुछ चीज़ें मैंने यहाँ पर एक्स्ट्रा मेंशन भी आपके लिए कर दिया ताकि आप इजीली समझ पाओ। एक्स्ट्रा फिंगर का मतलब हाथ पैरों में एक्स्ट्रा अगर उंगली हो जाती है आपके, तो आपको उसमें भी रिजेक्ट कर सकते हैं ये, ठीक है। अनडिसेंडेंट टेस्टिस, आपका जो टेस्टिड है वो सही नहीं है, ऊपर नीचे है। एट्रोफिक टेस्टिस, मार्क्ड वेरिकोसेल, टेस्टिकुलर स्वेलिंग, 20 वेरिकोस वेन, इन यानी कि टेस्टिस से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम है ना उनमें भी आपको रिजेक्शन मिल सकता है, ठीक है। इन केस ऑफ वेरिकोस वेन इवन इफ ऑपरेटेड, वेरिकोस वेन में अगर ऑपरेटेड किया गया एंड आर नॉट बी एक्सेप्टेड बिकॉज बेसिक डिफेक्ट रिमेन अनचेंज्ड, अगर वेरिकोस वेन में अगर वो ऑपरेटेड किया गया है तो भी यहाँ पर लिखा है कि उनको एक्सेप्ट इसलिए नहीं कर सकते अगर वो ज़्यादा है तो, क्योंकि उनका जो डिफेक्ट है, अगर वो डिफेक्ट हो चुका, ज़्यादा हो चुका, तो वो वैसे का वैसे रहेगा, उसको आप बदल नहीं सकते, आगे की चीज़ें ठीक कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, अभी 28 तो पॉइंट थे जिन पे आपको डायरेक्ट रिजेक्ट कर सकते हैं। इन केस ऑफ रिजेक्शन, रिजेक्शन के केस में रिक्रूटमेंट मेडिकल ऑफिसर विल फुली जस्टिफाई इन रिटर्न ब्लो, पूरी तरह से रिटर्न में जस्टिफाई करेगा काज ऑफ रिजेक्शन, कि आपको किस बेस के ऊपर रिजेक्ट किया जा रहा है इन रिक्रूटमेंट फॉर्म के अंदर। अदरवाइज ही विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल, अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो आपको उसको रिस्पॉन्सिबल माना जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद चलते हैं सेकंड पॉइंट के ऊपर, वो है माइनर एक्सेप्टेबल डिफेक्ट्स, यानी कि जो भी ये डिफेक्ट्स 28 आपको मैंने बताए हैं, इनके अंदर भी ऐसे कौन से डिफेक्ट्स हैं जो माइनर है तो आपको पॉइंट नहीं मिलेगा। एक्सेप्टेंस ऑफ कैंडिडेट सफरिंग फ्रॉम माइल्ड डिफेक्ट्स, ऐसे माइल्ड डिफेक्ट से अगर कोई कैंडिडेट जो है वो सफरिंग कर रहा है, जूझ रहा है, तो उसको एक्सेप्ट किया जाएगा। कैंडिडेट्स प्रेजेंटिंग विद माइल्ड डिग्री ऑफ द फॉलोइंग डिफेक्ट्स में बी एक्सेप्टेड, जो भी कैंडिडेट्स, जो भी नीचे आपको चीज़ें बताई जा रही है, अगर उनके साथ माइल्ड डिफेक्ट साथ प्रेजेंट होता है तो उसको एक्सेप्ट किया जाएगा। एज स्पेसिफाइड इन द रेलिवेंट पैराज, यानी कि जो नीचा के पैराज हैं उनके अंदर उनको क्या किया गया है, उनको मेंशन किया गया है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं माइल्ड फ्लैट फिट, if the joints of tarsus are flexible and the arc reappears on standing on tiptoe, अगर आपके टोज, जो पंजों के टिप्स के ऊपर अगर आप खड़े होते हो, वहाँ पर जो आपका टार्सस है यानी कि जो आपके जॉइंट्स वगैरह हैं वो फ्लेक्सिबल है, और एक आर्क है वो रीअपियर हो रही है जब आप खड़े होते हो, और माइल्ड फ्लैट फुट उसको माना जाएगा और वो आपको एक्सेप्ट यहाँ पर कर लिया जाएगा। इसके बाद माइल्ड नोक नी विद इंटर मेलोली टो बोन, यानी ये मैंने मेंशन भी कर दिया, यानी कि जो आपकी टो है, पैर है, उनके जो बोन है उनके बीच की डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर या उससे कम है तो आपको यहाँ पर एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। माइल्ड बो लेग विद इंटर कॉन्डिलर, यानी कि घुटने की नी बोन, नी बोन का मतलब घुटने जो है उनकी, जो आपकी दोनों घुटनों की हड्डियाँ हैं, घुटने हैं, उनकी डिस्टेंस 7 सेंटीमीटर या उससे अगर कम है तो आपको यहाँ पर एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। इसके बाद माइल्ड हैमर टो, हैमर टो के अंदर क्या कह रहा है, इफ देयर आर नो पेनफुल कॉर्न्स और बुर्से ऑन द डोरसम ऑफ द टो, अगर
आपके डोरसम यानी कि जो आपके घुटनों के दोनों तरफ जो पंजे के ऊपर जो घुटने होते हैं दोनों, सॉरी घुटना मैं उल्टा बोल रहा हूँ, कंफ्यूजिंग, जो आपके पंजे होते हैं नीचे टो होते हैं, यहाँ पर जो टकना आपका होता है, उनके जो डोरसम होते हैं उनके अंदर अगर आपके कोई भी पेन नहीं है, कोई भी खिंचाव नहीं है, तो वहाँ पर आपको जो है एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। माइल्ड वेरिकोसेल इफ वेन्स आर पेलेबल फेल्ट थ्रो टच। पेलेबल का मतलब होता है, ये यहाँ पर मैंने इसलिए आपके लिए मेंशन कर दिया ताकि आप भी अच्छे से समझ पाओ और मैं भी अच्छे से आपको समझा पाऊँ। ठीक है, फेल्ट थ्रो टच, अगर माइल्ड वेरिकोस वेन है जो कि आपकी टच करने से हल्का सा महसूस कर सकते हो, एंड आफ्टर वल्सा वेमेनोरियर, मतलब कि एक डायग्नोस करवाने के बाद उसको ठीक करवा सकते हो आप, और उसके बाद इनविजिबल हो जाती है ऑपरेशन के बाद। यानी कि माइल्ड वेरिकोसेल है, मतलब हल्की वेरिकोसेल है, जो हाथ लगाने से टच करने से उनको आप महसूस कर सकते हो, लेकिन वेल्सा वेमोनियर का मतलब होता है आफ्टर ऑपरेशन वगैरह या डायग्नोस करवाने के बाद वो इनविजिबल हो जाती है, तो आपको एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। ठीक है, चलिए। स्लाइटली स्टेमरिंग यानी कि हकलाना, हल्का हकलाना। स्टेमरिंग 4 से 5 सेंटेंस के बाद अपीयर होता है, जैसे कि आपने बोला कि स्टेमरिंग जो है वो 4 से 5 सेंटेंस बाद, फिर मैं 4 से 5 सेंटेंस बाद हकलाया, अब इसके बाद मैं 4 से 5 सेंटीमेंट फिर हकलाया। इस तरह से समझाने के लिए है यहाँ पर ये कि 4 से 5 बोलने के बाद आप हल्का सा अटकते हो, हकलाते हो, तो आपको एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, रिजेक्ट नहीं किया जाएगा। ठीक है, हील्ड टाइम्पेनिक मेम्ब्रेन परफोर्शन होल इन द ईयर ड्रम। इसका भैया सीधा ही बात है, होल इन द ईयर ड्रम, आपके अगर ईयर ड्रम के अंदर होल है उसको हील्ड अगर ठीक कर लिया तो वो आपको माना जाएगा। ठीक है, प्रेजेंस ऑफ वैक्स, अगर कानों में मैल है आपका तो आपको जो है अगर हल्का है तो उस पर आपको पॉइंट नहीं दिया जाएगा। ठीक है, माइल्ड एंड मॉडरेट डीएनएस, अगर सांस से अगर आपके रिलेटेड डीएनएस है और वो माइल्ड है, विद बोथ नेजल एयरवेज पेटेंट, मतलब कि अगर ओपन, अगर आपके दोनों जो नाक के जो छिद्र बोलते हैं वो अगर ओपन है तो आपको रिजेक्ट नहीं किया जाएगा। इसके बाद बाइलेटरल हाइपरट्रोफी ऑफ इंफीरियर टर्बिनेट, यानी कि इनर बोन ऑफ नोज इनलार्ज विद पेटेंट एयरवेज, यानी कि ये जो बीमारी होती है ना बाइलेटरल, इसका मतलब सीधा सीधा क्या होता है भाई कि नाक के अंदर की हड्डी बढ़ जाती है जिससे कि सांस लेने में दिक्कत आती है। लेकिन अगर आपकी हड्डी बढ़ी हुई है लेकिन आपके जो दोनों एयरवेज हैं सांस लेने के लिए, दोनों नाक के छिद्र है, अगर वो खुले हुए हैं तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद है ओनली प्रोमिनेंस ऑफ वेन्स, यानी कि वेन्स इन लेग रेज्ड एंड अपीयर्ड इन द लोअर लिम्ब टू बी एक्सेप्टेड, मतलब कि आपका जो पैर है आपके जो उनके अंदर अगर लेग्स के जो कोई नस है एक आदि अगर वो उठ जाती है और अगर सामने अगर दिखाई देती है, कईयों की नस तन जाती है जिसको कहते हैं, तो भैया वो यहाँ पर लोअर लिम्ब के अंदर आपको एक्सेप्ट कर ली जाएगी। लॉस ऑफ ओनली सॉफ्ट टिश्यू ऑफ टर्मिनल फैलेंक्स ऑफ लिटर फिंगर ऑफ वन और बोथ हैंड इज टू बी एक्सेप्टेड। अगर कोई एक्सीडेंट में किसी और में आपकी लिटिल फिंगर जो है मतलब चिटकी उंगली जो है अगर ये कट गई है, इसका सॉफ्ट टिश्यू लॉस्ट हो गया है, तो इस केस के अंदर आपके दोनों हाथों की आपको एक्सेप्ट यहाँ पर कर लिया जाएगा, रिजेक्ट आपको नहीं किया जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद बात करते हैं कैंडिडेट्स विथ कैरिंग एंगल अप टू 20 डिग्री। अगर 20 डिग्री तक आपके कैरिंग एंगल है हाथों का तो आपको एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, मे बी एक्सेप्टेड इफ द सेम इज नॉट एसोसिएटेड विद एबनॉर्मलिटी ऑफ एल्बो जॉइंट। और अगर 20 डिग्री के पास आपका कैरिंग एंगल है लेकिन एल्बो के जॉइंट्स में कोई भी गड़बड़ नहीं है, दिक्कत नहीं है, तो आपको एक्सेप्ट किया जाएगा। ओनली बिकॉज ऑफ लिटिंग ऑफ पेल्विस ऑफ ड्रॉपिंग ऑफ शोल्डर में नॉट बी रिजेक्टेड अनलेस इट इज एसोसिएटेड विद सम स्पेसिफिक डिसेबिलिटी। अगर आपका जो कंधा है वो एक तरफ से झुक रहा है और एक तरफ से ऊपर उठ रहा है तो इस केस के अंदर भी आपको रिजेक्ट नहीं किया जाएगा, एक्सेप्ट कर लिया जाएगा जब तक कि वो कोई डिजीज या डिसेबिलिटी के साथ ना जुड़ा हो। इसके बाद है क्रेविकल रिब विदाउट एनी फंक्शनल डिसेबिलिटी, आपके जो रिब्स वगैरह हैं उसके अंदर कोई फंक्शनल डिसेबिलिटी ना हो तो एक्सेप्ट किया जाएगा। ओनली ट्रिमोर्स विदाउट एनी ऑर्गेनिक काज, यहाँ पर ट्रिमोर कोई एक है जो कोई भी ऑर्गेनिक काज वगैरह जिससे कोई भी आगे इशू ना आए तो भी वो एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। हील्ड ट्रैकोमा विदाउट रेजिडुअल ग्रोस डिफॉर्मिटी एंड नो इम्पेयर्ड विजन। ठीक है, यहाँ पर ट्रैकोमा आइज से रिलेटेड है, शायद ये आपका ट्रैकोमा अगर हो रखा है वहाँ पर आपके जो है उससे कोई और प्रॉब्लम नहीं हो रही है और दोनों आँखों का विजन है वो सही है
तो आपको कोई भी रिजेक्ट नहीं किया जाएगा। रिपोर्ट ऑफ द रेडियोलॉजिस्ट मस्ट हैव क्लिनिकल कोरिलेटेड बिफोर रिजेक्शन, और इस चीज़ में यानी कि ट्रैकोमा को ट्रैक करने के लिए रेडियोलॉजिस्ट की जो रिकॉर्ड्स होंगे, वो रिपोर्ट्स होंगी, वो भी यहाँ पर अटैच की जाएंगी बिफोर रिजेक्शन, ठीक है। एनी अदर स्लाइटली डिफेक्ट which the opinion of recruiting medical officer will not be interfere with efficiency of candidate as a soldier in future। इसके अलावा कोई ऐसा डिफेक्ट जो आपके सोल्जर बनने के बाद मतलब कि एक सैनिक बनने के बाद आपका क्या होगा, आपको कोई भी आगे ड्यूटी में दिक्कत ना करे, और ऐसा डिफेक्ट अगर आप उनको लगता है कि भाई ये डिफेक्ट है लेकिन आगे कोई दिक्कत नहीं करेगा, तो वो भी यहाँ पर वो मेडिकल ऑफिसर उसको एक्सेप्ट कर सकता है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर ये चीज़ें हो गई। अब बात करते हैं जनरल एग्जामिनेशन के बारे में। एक बार बात करते हैं कि कौन कौन से ऐसे एग्जामिनेशन है जो वहाँ पर आपके किए जाएंगे, यानी कि कौन कौन से चेकअप आपके किए जाएंगे। वाइल एग्जामिनिंग द कैंडिडेट्स ही सी प्रिंसिपल पॉइंट्स विच नीड केयरफुली अटेंशन आर एज अंडर, मतलब कि आपका जब एग्जामिन किया जाएगा आपको, यानी जांच की जाएगी, तो ये फॉलोइंग पॉइंट्स है, इनको वहाँ पर जांच किया जाना जरूरी है। अब क्या है, द कैंडिडेट शुड बी सफिशिएंटली इंटेलिजेंट एंड ऑफ साउंड मेंटल हेल्थ, यानी कि वो इंटेलिजेंट भी होना चाहिए और मेंटल हेल्थ उसकी साउंड होनी चाहिए, ये भी चेक करना है। हियरिंग शुड बी गुड एंड दैट देयर इज नो ऑब्वियस साइन ऑफ ईयर, नोज एंड थ्रोट डिजीज, मतलब कानों से अच्छा सुनना चाहिए और उसके ऑब्वियस साइन ऑफ ईयर, नोज और थ्रोट की कोई भी, यानी गला, कान और नाक की कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए। हिज हर विजन विद आइदर आई शुड बी अप टू द रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग होना चाहिए। हिज हर आई शुड बी ब्राइट मतलब चमकदार, डल नहीं होनी चाहिए। क्लियर, साफ होनी चाहिए, विद नो ऑब्वियस स्क्विंट और एबनॉर्मलिटी डिजीज, मतलब कि स्क्विंट उनकी आईज में नहीं होना चाहिए। अब जो रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड है, ये आगे जो मैं अब स्टैंडर्ड्स आपको एल्बो का, हैंड का, आइज का, ईयर का बताऊंगा, उनके अंदर आपको आगे मैं क्लियर कर दूंगा, ठीक है। चलिए इसके बाद है मूवमेंट्स ऑफ आई बॉल शुड बी फुल एंड फ्री इन ऑल डायरेक्शन, यानी कि जो आपकी आई बॉल है उसके अंदर आपके जो मोमेंट्स है वो फ्री होनी चाहिए और हर डायरेक्शन के अंदर आपकी आई मोमेंट होनी चाहिए। स्पीच शुड बी विदाउट इम्पेडिमेंट, दैट इज नो स्ट्रिमरिंग, और स्पीच जो है वो भी आपको देखना है कि वो हकलानापन, उसमें हकलाना ना हो, यानी कि जैसे मैंने बताया 4 से 5 सेंटेंस जो है उसके बाद करते हो तो नो इशू, लेकिन अगर आप कंटिन्यूसली ज़्यादा प्रॉब्लम है तो वहाँ पर ये चेक किया जाना चाहिए। शुड नॉट हैव परसेप्टेबल एंड विजिबल ग्लैंडुलर स्वेलिंग एनीवेयर इन द बॉडी, आपके कोई भी ग्लैंड्स वगैरह जो है ना उनके अंदर कोई भी स्वेलिंग नहीं होनी चाहिए। चेस्ट शुड बी वेल फॉर्म, चेस्ट अच्छे से डेवलप होनी चाहिए। डिवॉइड ऑफ एनी एबनॉर्मलिटी लाइक फ्लैट चेस्ट, पिजन चेस्ट विद द रिकेटी रोजरी डिफेक्ट्स, यानी कि आपके चेस्ट से रिलेटेड बताया गया है, चेस्ट को अच्छे से चेक कर रहे हैं जिसमें किसी भी लाइक फ्लैट चेस्ट, आपकी पिजन चेस्ट, रिकेटी रोजरी डिफेक्ट्स, इस तरह के डिफेक्ट्स नहीं होने चाहिए। और आपकी जो चेस्ट है वो 5 सेंटीमीटर एक्सपेंड होनी चाहिए ईजिली, ठीक है। दैट हार्ट एंड लंग्स आर साउंड, और आपके जो हार्ट है, दिल और जो लंग्स है वो भी सही कंडीशन में होने चाहिए। लिम्स, हैंड्स एंड फिट शुड बी वेल फॉर्म, लिम्स हैं जितने भी आपके पार्ट्स हैं, उंगलियां वगैरह हो गई है, हैंड्स हो गए हैं, फिट हो गए हैं, पैर हो गए हैं, वो सारे अच्छे से डेवलप होने चाहिए, फॉर्म होने चाहिए, फुली डेवलप होने चाहिए और शैल भी परफेक्ट होने चाहिए। मोशन इन ऑल जॉइंट्स में मोशन अच्छे से होना चाहिए। यहाँ पर यूनाइटेड फ्रैक्चर ऑफ बोन्स के अंदर कोई फ्रैक्चर वगैरह नहीं होना चाहिए। देयर शुड बी फ्री एंड परफेक्ट मूवमेंट ऑफ ऑल द जॉइंट्स, यानी परफेक्ट एंड फ्री मूवमेंट आपकी हर जॉइंट की होनी चाहिए। फिट एंड टोज शुड बी वेल फॉर्म्ड, आपके जो फिट हैं और जो टोज हैं वो वेल फॉर्म्ड, अच्छे से बने हुए होने चाहिए। शुड नॉट हैव एनी कोग्निटल मैलफॉर्मेशन और डिफेक्ट्स, कोई भी आपके पास जो है कोग्निशन का मतलब कोई बहुत सीरियस आपके पास मालफॉर्मेशन और डिफेक्ट नहीं होना चाहिए, चेक करना है। इसके बाद करना है शुड नॉट बेयर ट्रेसेस ऑफ प्रीवियस एक्यूट और क्रोनिक डिजीज, आपके पहले कोई एक्यूट और क्रोनिक डिजीज हुई थी उसका कोई भी ट्रेस जो है, ट्रेस मतलब उसके कोई भी लक्षण नहीं दिखने चाहिए, ठीक है। ही सी शुड पोजेस सफिशिएंट नंबर ऑफ साउंड नेचुरल टीथ, मतलब दांत भी अच्छे से होने चाहिए, यानी कि 14 डेंटल पॉइंट तो आपको मिलने ही मिलने चाहिए। अब डेंटल पॉइंट के बारे में भी कंप्लीट वीडियो बनाकर आपको मैं बता दूंगा। ही सी शुड हैव नो ऑब्वियस डिजीज ऑफ जेनिटो यूरिनरी ट्रैक, यानी कि यूरिन से रिलेटेड, यूरिनरी ट्रैक से रिलेटेड, यानी कि एनल रेक्टल से रिलेटेड हो गया,
यूरिन से रिलेटेड हो गया, इसके अलावा प्राइवेट पार्ट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आपके नहीं होनी चाहिए। बोथ द टेस्टिस आर इन द स्कोर्टम ऑफ द नॉर्मल साइज। आपके जो टेस्टिस होते हैं मेल्स के, ओनली फॉर मेल्स के अंदर जो टेस्टिस होते हैं वो नॉर्मल साइज के अंदर होने चाहिए, ठीक है। यहाँ पर क्या है, इन केस ऑफ री इनरोलमेंट ग्रेटर कोर मस्ट बी टेकन टू एसिड फ्रॉम द इंडिविजुअल पास्ट हिस्ट्री अबाउट वेदर ही एवर बीन बाउंडेड और सफर्ड फ्रॉम एन डिजीज फ्यूचर फिटनेस इन फ्यूचर मेड हेल्थ सर्टिफिकेट एट द टाइम ऑफ इनरोलमेंट। यहाँ पर ये यही कह रहा है कि अगर प्रीवियस आपके कोई भी अगर ट्रेसिज हैं, कोई भी बीमारी रही है तो उसको एक बार क्रॉस चेक किया जाना चाहिए, अच्छे से चेक किया जाना चाहिए कि वो क्या फ्यूचर की फिटनेस में उसको दिक्कत करेगा या नहीं करेगा। इसके बाद हेल्थ सर्टिफिकेट जो है वो बनाया जाना चाहिए एट द टाइम ऑफ द इनरोलमेंट के टाइम में उनके पास होना चाहिए, यानी कि डॉक्टर ही आपको इशू करके देगा, ठीक है। सो ये फिलहाल के लिए आपके पास कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो आपके साथ मैंने यहाँ पर डिस्कस किए हैं कि किन किन चीज़ों के अंदर आपको पॉइंट जो है वो यहाँ पर मिल सकता है। अब इसके बाद कंप्लीट आपके डेंटल का बच गया 14 पॉइंट वाला, इसके बाद आपका आइज का बच गया है, ईयर का बच गया है, वेरिकोस वेन का बच गया है आपका, इसके बाद स्क्विंट आई का बच गया है, लेग्स का बच गया है, बो लेग, और एक दो बीमारियां और हैं जिनके बारे में हम यहाँ पर और बात करेंगे, वो कल की वीडियो में करेंगे। फिलहाल के लिए तो आप ये देखिए, और हाँ कमेंट बॉक्स के अंदर अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो उसके बारे में आप मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मेरा एक जो फ्रेंड है वो गवर्नमेंट ही जो है वो डॉक्टर है जहाँ पर ये सारी चीज़ें चेक की जाती है। सो अगर कोई ऐसा इशू होता है जहाँ पर मुझे लगता है कि मैं उनसे डिस्कस करके उसको आपको सोल्यूशन दे सकता हूँ तो मैं आपको 100% वहाँ पर सोल्यूशन ज़रूर दूंगा, ठीक है। सो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइए। साथ में यार आपके लिए हार्डवर्क कर रहे हैं, वीडियो को लाइक शेयर कर देना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू सो मच, नमस्कार।